सिंध बोर्ड मैट्रिक क्लास मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 12 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसमें पहली फिलिंग द ब्लैंक में जो स्टेटमेंट लिखी हुई है इसमें है कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स डिटरमिन आ, यानी कि दो मुख्तलिफ पॉइंट्स जो हैं, जैसे फ़र्ज़ करें ये दो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूँ तो इनसे बनने वाली जो शेप है ज्योमेट्री की, इसे क्या कहा जाता है। तो ये आप जानते हैं कि इसे हम स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। यानी अगर मैं दोनों तरफ एरो शो कर दूं तो ये क्या बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर हम फिलिंग द ब्लैंक में लिख देंगे स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन, या इसको शॉर्ट फॉर्म में लाइन भी कहा जाता है। तो ये इसका आंसर होगा। सेकंड स्टेटमेंट है, इसमें लिखा हुआ है कि एवरी लाइन कंटेन्स एट लीस्ट डैश डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। यानी कि अगर आप कोई भी लाइन सेलेक्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो इसमें आप ये देखें कि कम अज़ कम कितने जो है पॉइंट्स, मुख्तलिफ पॉइंट्स आ सकते हैं। अगर एक पॉइंट ये है ए, तो एक यहाँ पर है बी, यानी दो कम अज़ कम लाजमी जो है वो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आएंगे। तो विद इन जो फिलिंग द ब्लैंक है उसमें हम लिख देंगे 2। नेक्स्ट स्टेटमेंट है थर्ड, इसमें लिखा हुआ है कि एवरी प्लेन कंटेन्स एट लीस्ट डैश नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब देखिए प्लेन फिगर जो होती है इसको हम टू डायमेंशनल स्पेस, मतलब जो है स्पेस शेप भी कह सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेते हैं नॉन कोलिनियर, यानी कि ये एक पॉइंट है, ये दो हो गए और ये तीन, यानी ऐसे तीन पॉइंट्स जो एक लाइन पर ना हो या एक लाइन की रिस्पेक्ट से ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर ना आते हो, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब आप देखें कि अगर मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ, फर्ज करें ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है, इनको अगर मैं स्केल से मिलाता हूँ, ए को बी से, बी को सी से और सी को ए से, तो एक शेप बन जाती है जो कि टू डायमेंशनल शेप है ज्योमेट्री की, और इसे हम क्या कहते हैं, ये है ट्राइंगल। ट्राइंगल। तो हमें ये पता चल रहा है कि जो थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं उससे बनने वाली जो शेप है वो ट्राइंगल है। और वो एक ये चीज़ भी बताती है कि एक प्लेन जो है वो हमें हासिल हो रहा है, यानी चूंकि ज्योमेट्री की ये टू डायमेंशनल जो शेप है ये प्लेन फिगर है, इसलिए हम कहेंगे कि एवरी प्लेन कंटेन्स एट लीस्ट, यानी कम अज़ कम तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो हैं वो इस हर प्लेन में मौजूद होते हैं। तो थ्री यहाँ पर लिखना वो बेस्ट होगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, इसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट अगर आप पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि टू इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन इज कॉल्ड एक्सियम। यानी दो लाइंस जो कि इंटरसेक्ट कर रही हों, जैसे फ़र्ज़ करें एक लाइन ये है, ठीक है, और एक लाइन ये है यहाँ पर। अब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, अभी कभी भी एक और लाइन के साथ पैरेलल नहीं हो सकती हैं, ठीक है। अगर ये पैरेलल होंगी सेम लाइन के साथ तो ये खुद भी पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। और होंगी तो ही वो उस लाइन के साथ ये दोनों लाइंस पैरेलल हो सकती हैं, मतलब इसमें कोई शुबा नहीं है, शक नहीं है। तो यहाँ पर जो ये एक्सियम कहलाता है इसे हम कहते हैं प्ले फेयर एक्सियम। तो इसके बारे में यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्ले फेयर, प्ले फेयर, प्ले फेयर्स एक्सियम, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं जी। जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इन सिमिलर ट्राइंगल्स डैश आर कॉन्ग्रेंट। सिमिलर अगर ट्राइंगल्स होंगी, जैसे फर्ज करें एक ट्राइंगल ये है, ये मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, इसी की सिमिलरिटी में रहते हुए मैं अब दूसरी एक और ट्राइंगल बना रहा हूँ। इसको चले मैं बेहतर करके ड्रॉ करता हूँ। अब ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, ठीक है। तो सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए ये बात लाजमी है कि इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी ये वाला एंगल इसके साथ कॉन्ग्रेंट होगा। साइड्स कॉन्ग्रेंट होना लाजमी नहीं है, लेकिन एंगल्स का कॉन्ग्रेंट होना लाजमी है। अगर ये फर्ज करें ABC ट्राइंगल है और ये DEF ट्राइंगल है, DEF, तो एंगल ए जो होगा वो कॉन्ग्रेंट होगा एंगल डी के साथ, एंगल बी जो है वो कॉन्ग्रेंट होगा एंगल ई के साथ, और एंगल सी जो है वो कॉन्ग्रेंट होगा एंगल एफ के साथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो प्रॉपर वर्ड आएगा कोरस्पॉन्डिंग, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है। शुरू में बेशक देयर लिख दें, देयर, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है।
THEIR, their corresponding angles are congruent। इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं, मतलब अगर ऊपर से आपको नज़र नहीं आ रहा तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि देयर corresponding angles, ये फिलिंग द ब्लैंक में आएगा। अब इसे नेक्स्ट स्टेटमेंट को डिस्कस करता हूँ आपसे। जी, सिक्स जो स्टेटमेंट है इसमें लिखा हुआ है इन एनी ट्राइंगल सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इट्स साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डैश साइड। यानी कि एक ट्राइंगल के अंदर कोई सी भी दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से ज़्यादा आता है। यानी अगर फ़र्ज़ करें ये एक ट्राइंगल है, ये ए, ये बी, ये सी इसके वर्टिसेस हैं, तो अगर फ़र्ज़ करो ये 5 या 4 सेंटीमीटर ये लाइन सेगमेंट है, ये 5 है, तो ये वाली जो साइड है इन दोनों के सम से कम होगी। ठीक है, यानी कि सम जो होगा ट्राइंगल की दो साइड का हमेशा ज़्यादा होगा थर्ड साइड से। तो ये अगर 9 बनता है, ठीक है, इन दोनों का सम, तो ये वाली साइड ए सी जो है वो 9 नहीं हो सकती, 9 से कम होगी। यानी 8 हो सकती है, ठीक है, 7 हो सकती है, 6 हो सकती है, लेकिन मतलब एक लिमिट लगा दी गई है कि 9 या उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे थर्ड साइड। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आ रही है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन डैश इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यानी अगर एक लाइन है, फर्ज करें ये एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ, अब एक पॉइंट है जो कि इससे बाहर है, इस लाइन के ऊपर नहीं है वो मौजूद पॉइंट। अब इस पी पॉइंट से इस लाइन तक का जो कम से कम फासला है वो हमने पढ़ रखा है कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। यानी अगर हम पी से एक परपेंडिकुलर थ्रो करते हैं लाइन के ऊपर और वो फर्ज करें सी पॉइंट पे आके 90 का एंगल बनाता, तो पी से सी जो होगा ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू द लाइन, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ठीक है, मतलब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं बाकी डिस्टेंसेस के साथ और इसके ऊपर बाकायदा हमने प्रूफ भी किया हुआ है। तो यहाँ पर हम जो है लिखेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, जो परपेंडिकुलर है ये बेसिकली इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, इस स्टेटमेंट के अंदर देखें तो एक ट्राइंगल गिवन है ABC जिसमें मेजर एंगल B जो है वो 90 डिग्री का, देन A² + C² इक्वल टू व्हाट। मतलब एक ट्राइंगल पहले मैं बनाता हूँ आपको समझाने के लिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसपे B पॉइंट पे हमने 90 का एंगल बनाना है। ठीक है, तो ये B पॉइंट है, इस पे 90 का एंगल बना लिया मैंने, कॉर्नर एंगल। ये फर्स्ट कर लो A साइड है और ये A पॉइंट है और ये C वर्टेक्स है। ठीक है, अब 90 डिग्री के सामने हमेशा जो साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूज कहा जाता है, जबकि जो एंगल जो है कोई भी एक एंगल हम ले लेते हैं, अगर उसके साथ एडजेसेंट साइड लेंगे तो उसे बेस कहा जाएगा और एंगल के ऑपोजिट जो साइड होगी उसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे। अब जो पैथागोरस थ्योरम है उसके हिसाब से, मतलब उसकी जो स्टेटमेंट के मुताबिक राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर है वो बराबर होता है बेस साइड स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर साइड स्क्वायर के सम के। ठीक है, अब इनमें इनकी वैल्यूज दर्ज कर लें तो B के सामने B साइड होगी स्मॉल b, C के सामने स्मॉल c साइड और A के सामने स्मॉल a साइड। वैल्यूज पुट करेंगे तो B² किसके बराबर आ जाएगा, बेस है A² और परपेंडिकुलर है C²। तो A² + C² इक्वल है B² के, यानी A² + C² इक्वल्स टू आ जाएगा किसके, B² के। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, B²। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द डैश इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द साइड्स। यानी राइट एंगल ट्राइंगल में जैसे कि अभी भी हमने देखा कि जो हाइपोटेन्यूज साइड होती है, मतलब ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल में बना रहा हूँ, ठीक है, इसमें जो राइट 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है इसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। चूंकि 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल है और आप बाकी एंगल अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल के देखें तो वो एक्यूट एंगल्स होते हैं, यानी 90 से लेस एंगल होते हैं ये दोनों। ठीक है, तो इसका मतलब कि राइट एंगल के सामने जो साइड होगी वो सबसे बड़ी साइड है और वो हाइपोटेन्यूज है, इसलिए यहाँ पर हम हाइपोटेन्यूज का लिखेंगे कि हाइपोटेन्यूज जो है वो इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम बात समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द डैश ऑफ एन एंगल ऑफ ट्राइंगल डिवाइड द साइड ऑपोजिट टू इट इन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। ये एक थ्योरम की स्टेटमेंट है जिसमें हमने ये बात पढ़ रखी थी कि अगर एक ट्राइंगल हम सेलेक्ट करते हैं, फर्ज करें कोई भी एक राइट
कोई भी एक ट्राइंगल हो, किसी भी टाइप की हो, फर्ज कर लें ये ABC ट्राइंगल है और इसमें कोई एक हम एंगल सेलेक्ट करते हैं इंटरनल। तो हमने पढ़ा था कि उस एंगल का जो बाइसेक्टर होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है। अगर हम वो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, फर्ज करें ये एंगल बाइसेक्टर हमने इसी के से ड्रॉ किया जिसने इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, एंगल ए को। तो अब जो मतलब हम ये कहेंगे कि जो रेशो इस एंगल के अपने आर्म्स की होगी, ठीक है, वही अपोजिट साइड के जो सेगमेंट्स बनेंगे दो, जैसे यहाँ पर BD और DC, उनकी रेशो होगी उसके बराबर आएगी। यानी यहाँ भी एक बात की गई है, द डैश ऑफ एन एंगल ऑफ ट्रायंगल डिवाइड द साइड अपोजिट टू इट। ये अपोजिट साइड है इस एंगल के, इसको डिवाइड करिए जिस रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। यानी कि अगर आप AB की रेशियो AC से लेते हैं तो जो ये रेशियो इस आर्म की इस आर्म से बनती है, वही BD की रेशियो किससे बनेगी, DC के साथ बनेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस थ्योरम की स्टेटमेंट थी और यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो बाइसेक्टर आएगा, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ठीक है ना। अगर बाइसेक्टर ना होगा तो फिर ये वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करेगी। जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द केस में बी। यानी कि हमने जो ट्रू स्टेटमेंट है उसके आगे ट्रू लिख देना है और फॉल्स के लिए फॉल्स। जो भी हम ये स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, जैसे पहली स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि आर ट्राइंगल हुज साइड्स आर 6, 8 एंड 10 इज राइट एंगल ट्राइंगल। यानी एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी ये साइड्स हों 6, 8 और 10, वो राइट एंगल ट्राइंगल्स होती हैं, ठीक है। तो हम इनके स्क्वायर्स देखते हैं कि क्या आते हैं। 6 का स्क्वायर 36 आएगा, 8 का लें तो 64 आता है, 10 का लें तो 100 आता है। अब हमने बात नोट की, वी सी डैट के इनका जो सम है इन दोनों का 64 और 36, ये कितना बनता है, 100 बनता है। यानी कि अगर हम यूं कहें कि ये जो 8 स्क्वायर है और ये जो 6 स्क्वायर है, इन दो साइड्स के स्क्वायर का सम इक्वल है थर्ड साइड के स्क्वायर के, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल ही है, ठीक है। क्योंकि इसमें 10 जो होगा, जो सबसे लार्जेस्ट साइड है, ये हाइपोटेन्यूज होगा फिर, ठीक है। इट्स मीन के ये ट्रू स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसके आगे हम क्या लिख देंगे, ट्रू। जी, थर्ड सेकंड स्टेटमेंट अगर देखें तो देयर इज नो ट्राइंगल हुज साइड्स आर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी वो कह रहे हैं कोई भी ऐसी ट्राइंगल नहीं है जिसकी साइड जो है मतलब ये तीनों हो 1 सेंटीमीटर, 2 और 3 है। तो ये बिल्कुल बात ट्रू है, क्योंकि हम ये बात पढ़ रखी है कि ट्राइंगल में जो सम ऑफ टू साइड्स है, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ आ ट्राइंगल, ठीक है, ये मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, थर्ड साइड। अब देखें इसमें अगर आप इन दो साइड्स का सम लेते हैं 1 और 2 सेंटीमीटर्स में, तो ये 3 जो थर्ड साइड है उससे ग्रेटर नहीं आ रहा बल्कि उसके इक्वल आ रहा है। इसलिए जो उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसी कोई भी ट्राइंगल नहीं बन सकती जिसकी ये तीनों साइड्स हो, तो ये जो बात लिखी हुई है बिल्कुल ट्रू लिखी हुई है, ठीक है। इस तरीके से हम इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी, थर्ड स्टेटमेंट देखें तो एक ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये, ठीक है। ये कौन सी टाइप की ट्राइंगल होगी, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो है वो बाकी जो दो एंगल्स होते हैं वो लेस देन 90 डिग्री होते हैं, दोनों एक्यूट होते हैं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि सो एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम जो है 180 डिग्री के इक्वल, और ट्राइंगल में ये पॉसिबल नहीं है कि दो एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है। चूंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री के इक्वल, और चूंकि उन्होंने एक एंगल बता दिया है कि वो 90 डिग्री का भी है, ठीक है, तो इसका मतलब कि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो लिखी हुई है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में, सॉरी, एक राइट एंगल ट्राइंगल में मतलब जो है अगर एक एंगल 90 का हो तो बाकी दो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ये क्या है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। इसमें लिखा हुआ है फोर्थ पार्ट में कि इफ़ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर दे आर ऑलवेज कॉन्ग्रेंट। यानी कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होंगी तो वो लाजमी है कि हमेशा कॉन्ग्रेंट होंगी, तो ये बात भी गलत है। यानी जब दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो लाजमी नहीं होता कि वो कॉन्ग्रेंट हो, क्योंकि कॉन्ग्रेंट के लिए 3 साइड्स का कॉन्ग्रेंट होना और 3 कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का होना कॉन्ग्रेंट ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये बात हम इधर से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और एक छोटी सी एग्जांपल देख लें, अगर हम ये फ़र्ज़ करें एक ट्राइंगल है और इसी के सिमिलरिटी में रहते हुए मैं एक और ट्राइंगल बनाता हूँ,
तो आप देख सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स साइज में बहुत मतलब इनमें डिफरेंस है, लेकिन ये हैं सिमिलर, क्योंकि इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट है और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज आपस में इक्वल है, ठीक है, लेकिन ये कॉन्ग्रेंट नहीं है। तो इस तरह से ये बात ये वाजे हो जाती है, क्लियर हो जाती है जी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है लास्ट, इसमें लिखा हुआ है कि इफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स देन दिस राइट एंगल ट्राइंगल में बी आइसोसेलेस। यानी इसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ का स्क्वायर है ये किसके बराबर हो जाए, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स, यानी कि जैसे राइट एंगल ट्राइंगल में होता है कि हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर जो है वो इक्वल हो जाए सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, ठीक है, इस तरीके से इनके बराबर हो जाए। देन दिस राइट एंगल ट्राइंगल में बी आइसोसेलेस, यानी इसको हम राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल कह सकते हैं, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल कह सकते हैं। तो ये बात ठीक है, क्योंकि राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। मतलब फ़र्ज़ करें मैं अगर ये ट्राइंगल बनाता हूँ, ये साइड और ये साइड आपस में कॉन्ग्रेंट होंगी और इनका जो एंगल बनेगा मतलब यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा होगा, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होगी और इक्वल साइड होने की प्रॉपर्टी होगी कि आइसोसेलेस है। तो इसमें जो एंगल्स बनेंगे ये वाले एंगल अदर देन 90 डिग्री दोनों 45 डिग्री के बनेंगे, चूंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके आमने सामने एंगल भी बराबर आएंगे। तो ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसको हम लिख देंगे यहाँ पर ये ट्रू है।